एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई मिल रही है। गेमिंग ऐप में धर्मांतरण के मामले में पुलिस शहनवाज के बैंक खातों की अब जांच में जुटी हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भद्दों को होने वाली फंडिंग के लिए अब जांच एजेंसियां ऐसे 30 बैंक खातों का लेखा जोखा निकालने में जुटी हुई है, जो भद्दों और उनके परिवार वालों के साथ ही नजदीकी रिश्तेदारों के भी हो सकते हैं। यानी कि कड़ी से कड़ी जोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले को बढ़ता देख पुलिस सुरक्षा एजेंसियों के बाद अब सरकार भी सख्त हो गई और सरकार गलत तरीके से चल रहे गेमिंग ऐप पर एक्शन की तैयारी में। और इतना ही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप को लेकर नए नियम लाने की भी कोशिश इस वक्त की जा रही है। गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नाबालिग के धर्मांतरण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस को जो इनपुट मिले हैं उसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि इस गिरोह का जाल देश ही नहीं विदेश तक फैला हुआ है, जिसके बाद अब जांच एजेंसियां इसकी जड़ तक जाने की तैयारी में हैं। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण की खबरों ने सरकार को परेशान किया हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सख्त रुख दिखाते हुए बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है और चेतावनी दी है कि अगर किसी भी तरह से गेमिंग के जरिए गड़बड़ी हुई है तो सख्त कार्रवाई होगी। तो आपने देखा है कि ऑनलाइन गेमिंग में जो हमने बहुत जल्द रूल्स लेकर आए हैं 3 महीने में, उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करेंगे ऑन 3 प्रिंसिपल्स: ऑन हार्म, ऑन एडिक्शन एंड ऑन बेटिंग। ये 3 क्राइटेरिया अगर किसी प्लेटफॉर्म ने दिखा दिया कि हमने एक या एक में से 3 में से 1 या 2, 3 में से 2 या 3 में से 3, वो प्लेटफॉर्म विल नॉट बी परमिटेड टू फंक्शन। ऑनलाइन गेमिंग की लत की वजह से घरेलू हिंसा और फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले पहले भी कई बार सामने आए हैं, लेकिन अब गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन का केस सामने आने के बाद इंडस्ट्री पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सेल्फ रेगुलेशन और रेगुलेटरी बॉडी के गठन को लेकर एक प्रस्ताव सरकार को भेजने वाली है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वेबसाइट लॉगिन और एक्सेस परमिशन को लेकर सख्त नियम बनाना होगा। इसके लिए केवाईसी की व्यवस्था लागू की जा सकती है। बच्चों और युवाओं को लुभाने और टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगेगी। फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए पेमेंट गेटवे पर सख्ती होगी। गेमिंग की लत वाले बच्चों और युवाओं की शिकायत और उसमें बदलाव की व्यवस्था रहेगी। यानी अब किसी भी तरह से गेमिंग के जरिए गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। गेमिंग ऐप को लेकर आ रही शिकायतों की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री अब सेल्फ रेगुलेशन के लिए प्रपोजल तैयार कर रही है। मौजूदा वक्त में देश में करीब 50 करोड़ ऑनलाइन गेमिंग के एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें करीब 25% यूजर्स रियल मनी के जरिए गेम खेलते हैं। वहीं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में हर साल करीब 30% की ग्रोथ है। 2022 में 20,000 करोड़, जबकि 2025 तक इसके 50,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। एक और बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के ही नजदीक वसई में धर्मांतरण का एक नया मामला सामने आया है। वसई के रहने वाले एक परिवार ने मानिकपुर थाने में इसकी शिकायत दी है। आरोप यह है कि एक शख्स ने कथित तौर पर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। परिवार की शिकायत, उसके घर का मुखिया 25 मई से लापता है और इस्लाम कबूल कर चुका है। और परिवार वालों का आरोप यह भी है कि धर्म परिवर्तन के बाद उन पर भी अब वो धर्मांतरण का दबाव बना रहा है। मुझे मतलब मेरे मोबाइल के ऊपर कॉल आ रहे थे अननोन नंबर से कि मतलब बच्चों ने बात करी, मैंने बात नहीं करी। मतलब तुम्हारे पापा तो इधर आ गए हैं, इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम लोग भी आ जाओ इधर और इस्लाम अच्छा है, ऐसे सब। वो मतलब उनके बारे में ही अच्छा सब बता रहे थे यूं बच्चों को। और इस मामले में पुलिस का कहना है कि उनके पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है और वे अब गुमशुदा व्यक्ति की तलाश में जुटे हुए हैं और आगे की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। राजेश जानी, एज 50 ईयर्स, उनका मिसिंग कंप्लेंट उसकी वाइफ ने दिया है, तो उस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। आज मैंने उनकी वाइफ से भी बात की, बच्चों से भी बात की, तो कंटिन्यूस उनके पिताजी, उनके पति उनके टच में हैं, लेकिन 4 जून से वो फिर से घर नहीं लौटे हैं।
गाजियाबाद धर्मांतरण के मामले में पुलिस को एक और बड़ी चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। पुलिस जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे पुलिस को धर्मांतरण की साजिश की गहराई का अब अंदाजा होता जा रहा है। और अब पुलिस को पता चला है कि महाराष्ट्र में अपने घर से फरार आरोपी बद्दो यानी शाहनवाज सिर्फ एक गेम से ही नहीं नाबालिगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसने एक और गेमिंग ऐप डिजाइन भी कर लिया था, जिसमें वो उन्हीं नाबालिग लड़कों को खेलने का मौका देता था जो उसके साथ काफी देर तक ऑनलाइन चैट करते थे और जिन्हें बद्दो अच्छी तरह से धर्मांतरण के दूसरे स्टेप के लिए तैयार कर लेता था। गाजियाबाद में जैन परिवार समेत 3 नाबालिग लड़कों के धर्म परिवर्तन मामले को पुलिस जितना सतही और सीधा समझ रही थी, ये मामला पुलिस की उम्मीद के उलट उतना ही पेचीदा है और इसका नेटवर्क इंटरनेट के मायाजाल के समान भारत से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ है। पुलिस जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश में आगे बढ़ रही है, उसे और ज्यादा साजिशों का पता चल रहा है। अब तक पुलिस को यही जानकारी थी कि महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला शाहनवाज उर्फ बद्दो एक गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग लड़कों को अपने झांसे में लेकर उनका ब्रेन वॉश करता था। लेकिन गाजियाबाद पुलिस तब सन्न रह गई जब उसे पता चला कि बद्दो एक नहीं बल्कि 2 गेमिंग ऐप ऑपरेट कर रहा था, जिसके जरिए वो धर्मांतरण की साजिश को अंजाम देने में जुटा था। पीड़ित नाबालिगों से पूछताछ में गाजियाबाद पुलिस को पता चला है कि बद्दो ने उन्हें एक नए गेमिंग ऐप के बारे में भी बताया था, जिसमें एक साथ कई लोग जुड़ सकते हैं और एक साथ गेम खेल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लूडो या ताश के पत्तों के गेम में मल्टीप्लेयर ऑप्शन होते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस ऐप का नाम वेलोरेंट गेमिंग ऐप है, जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमों में से एक माना जाता है। इस गेम को भी एपिक स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। नाबालिगों को इस ऐप की सारी जानकारी देने के लिए बद्दो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कम्युनिटी बनाई थी, जिससे नाबालिगों को गेम के बारे में जानकारी देना उसके लिए आसान होता था और सुरक्षित भी। वेलोरेंट गेम के ऐप पर किसे खेलना है ये बद्दो खुद तय करता था। इस गेम के लिए वो ऐसे नाबालिग बच्चों को मौका देता था जो बद्दो के साथ ऑनलाइन चैट के वक्त काफी समय बिताते थे। चैट के जरिए बद्दो ये समझ जाता था कि कौन सा नाबालिग लड़का उसकी बातों से कितना प्रभावित है और इसी के मद्देनजर वो उन्हें धर्मांतरण के अगले स्टेप के लिए शामिल करता था। यही नहीं, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण वाले मामले में पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि बद्दो जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल कर रहा था, उसका सर्वर दुबई में पाया गया, क्योंकि दुबई के कनेक्शन के सर्वर अलग अलग होते हैं। इस सर्वर के जरिए मिडिल ईस्ट देशों के कई ऑनलाइन गेम प्लेयर भी जुड़ते हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया कि बद्दो ने जानबूझकर पूरी प्लानिंग के तहत फोर्टनाइट गेमिंग ऐप को चुना था, क्योंकि वो जानता था कि इस गेम का सर्वर दुबई में है, जिसका एक्सेस भारत की किसी भी एजेंसी को नहीं है। ऐसे में अगर कभी उसकी साजिश का पर्दाफाश होता है तो पुलिस को जांच करने में काफी परेशानी होगी। हालांकि अब पुलिस फोर्टनाइट ऐप के साथ ही नए गेमिंग ऐप वेलोरेंट की डिटेल भी खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि आरोपी बद्दो ने इसके जरिए कितने लोगों को देश और विदेश में धर्मांतरण के लिए उकसाया था। इसके साथ ही पुलिस सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि बद्दो किसके इशारे पर काम करता था, उसे फंडिंग कहां से होती थी, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण की साजिश का प्लान किसका था और क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। हालांकि इन सभी सवालों के जवाब तब तक मिलने मुश्किल हैं जब तक पुलिस को बद्दो नहीं मिल जाता, क्योंकि बद्दो ही इस मामले में वो कड़ी है जो उसके ऊपर के साजिशकर्ताओं को जोड़ता है। इसलिए पुलिस के लिए उसकी गिरफ्तारी सबसे जरूरी मानी जा रही है। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है। आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी और बच्चों के बीच हुई चैट का कुछ हिस्सा सामने आ चुका है, और जिसमें आरोपी बच्चों को नमाज पढ़ने का समय भी ये बताता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चे अब्दुल रहमान से स्कूल में एग्जाम की बात कर रहे हैं। ऐसे में जबकि ये चैट सामने आया है, इससे ये पता चल रहा है कि ये बच्चों से किस तरह की बातचीत किया करता था, और जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो यही
कि इन चैट के जरिए ही वो ब्रेन वॉश करता था और फिर कुछ और चीजें भी उन्हें मुहैया करवाता था। हालांकि पुलिस इससे आगे की भी पूछताछ करेगी।